बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई एम योर मेंटोर मोहम्मद फैज़ान फ्रॉम एजू स्मार्ट द बेस्ट फोर्सेस एकेडमी। एज़ यू नो कि हमारा जो प्रीवियस चैनल था वो किसी हेटर ने हैक करवा के उसको डिलीट करवा दिया फ्रॉम यूट्यूब, एंड नाउ हमारा ये न्यू चैनल क्रिएट हुआ है, बट दिस इज़ अ प्री पोस्टेड वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं। ओके, फ्यूजन ऑफ लाइसोसोम विद डैमेज्ड माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म्स ऑटोफैगोसोम। कि फ्यूजन ऑफ लाइसोसोम अगर डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो फिर क्या बनाता है? ऑटोफैगोसोम। ईच सेल ड्यूरिंग इंटरफेस हैज सेंट्रियोल्स। हर एक सेल इंटरफेस के दौरान कितने सेंट्रियोल रखता है? 2। बीटा प्लेटेड शीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बीटा प्लेटेड शीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बीटा प्लेटेड शीट जो है वो एग्जाम्पल है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज मोर सेंसिटिव टू ऑस्मोटिक लाइसिस। तो ये है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है ये बैक्टीरिया है जो मोर सेंसिटिव है ऑस्मोटिक लाइसिस के लिए। इट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय आरएनए वायरस एंड इन्फेक्ट्स न्यूरॉन सेल्स। तो वो कौन सा डिजीज है? वो है पोलियो। पोलियो वो बीमारी है जो आरएनए वायरस से होती है, कॉज बाय आरएनए वायरस से होती है और इफेक्ट करती है न्यूरॉन सेल्स को। ओके, द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी इनसाइड द न्यूक्लियस। के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं किसके न्यूक्लियस में? पोटैटोज रूट सेल्स। पोटैटोज रूट सेल्स के इनसाइड न्यूक्लियस में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल पैरासाइट, ये लार्जेस्ट होना था, ठीक है। लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल पैरासाइट विच मे कॉज ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन इज। वो कौन सा पैरासाइट है जो लार्जेस्ट है इंटेस्टाइनल पैरासाइट है जो ब्लॉकेज का सबब बनता है? वो ऑस्कर्स लुम्ब्रिकोइड्स है। ओके, ऑस्कर्स लुम्ब्रिकोइड वो लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल पैरासाइट है जो कि काज बनता है ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन का। A pair of salivary glands that is situated in front of ear is parotid gland. Parotid gland वो पेयर है जो salivary glands में पाया जाता है और situated होता है in front of ear के। All of the following related to pulmonary tuberculosis except caused by spores of fungi. Okay, next is total number of pulmonary veins in humans are। एक इंसान में, एक ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ पल्मोनरी वेन्स कितनी होती हैं? वो 4 होती हैं। ओके, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद हाइपोथर्मिया। सब के सब एसोसिएट हैं हाइपोथर्मिया से एक्सेप्ट वेजोडाइलेशन एट स्किन। वेजोडाइलेशन एट स्किन से एक्सेप्ट बाकी सब जो भी हैं वो हाइपोथर्मिया से रिलेट करते हैं, एसोसिएटेड। द एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन आर। तो जो डाइजेशन के लिए जो नेसेसरी ऑर्गन्स हैं वो हैं पैंक्रियास, लिवर और गॉल ब्लैडर। मिट्रल वाल्व इज अटैच्ड टू पेपिलरी मसल विच आर एक्सटेंशन ऑफ। मैंने आपको एक टॉपिक मेंशन किया था, कौन सा वाला? एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ मसल। उसमें ये सारे एमसीक्यूज आ रहे हैं, उसी में से आ रहे हैं। आपने वो टॉपिक लाजमी रीड आउट करना है। तो इसका जो आंसर है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमाइलोपेक्टिन अ ब्रांच चेन विद ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड डैश एट ब्रांचिंग पॉइंट्स एंड डैश लिंकेजेस एवरीवेयर एल्स। आपने इधर बॉन्ड्स बताने हैं कि कौन से बॉन्ड बनाता है जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाता है अमाइलोपेक्टिन के साथ ब्रांचिंग पॉइंट्स पे, और जो आम जो लिंकेजेस होती हैं उसमें कौन कौन सा बॉन्ड बनाता है? तो इसका आंसर है अल्फा 1 to 6 है जो वो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के दरमियान बनता है, जो ब्रांचिंग पॉइंट्स पे 1 to 6 वाला अल्फा, और लिंकेजेस जो आम नॉर्मल होती हैं लिंकेजेस वहाँ पे अल्फा 1 to 4 अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। ओके, नेक्स्ट इज द फ्लिप ऑफ ट्राइकोस्पिड valves are attached to muscular extensions of right ventricle known as पिपलरी मसल्स। ये भी देखिए मसल्स पे आगे आपने ये भी देखना है, मसल्स वाला टॉपिक लाजमी देखना है। ओके, नेक्स्ट द सेरिब्रम इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। कह रहे हैं कि सेरिब्रम बनता है कितने सेरिब्रल हेमिस्फीयर से मिलकर? तो वो है 2। इसका आंसर है 2।
दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर से मिलकर सेरिब्रम बनता है। नेक्स्ट इज स्पेरिमोजेनेसिस इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्माटोजा। ओके, ये आंसर है, आपने देख लेना है, ये एक ही बार इसी में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। रिस्ट जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ, रिस्ट जॉइंट जो है वो कोनी का जो जॉइंट है वो मल्टी स्टेज जॉइंट कहलाता है। आपने जॉइंट्स की और भी एग्जांपल्स देख लेनी है कि जो दूसरे जॉइंट्स हैं, ये तो रिस्ट जॉइंट है ना, जो दूसरे जॉइंट हैं वो किस किस चीज़ की एग्जांपल है, आपने वो भी देख लेना है। ओके, नेक्स्ट वन इज एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज्ड बाय, एंटीबॉडीज किससे बनाई जाती हैं? बी लाइम्फोसाइट से, बी लाइम्फोसाइट से एंटीबॉडीज तैयार की जाती हैं। नेक्स्ट इज द नेट नंबर ऑफ एटीपी, नेट नंबर ऑफ एटीपी फॉर्म्ड पर मोल ग्लाइकोसिन एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस इज, नेट नंबर ऑफ एटीपी फॉर्म्ड कितने नंबर होते हैं? दो एटीपी फॉर्म्ड होते हैं पर मोल ग्लाइकोसिन एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस से। विच, हाँ, हमारा बायोलॉजी का जो पोर्शन था वो ख़त्म हो गया। अब हम अपना केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आपने ये भी बड़े ध्यान से देखना है। विच इज़ नॉट इक्वल टू 1 ATM, वाट ATM के कौन सा इक्वल नहीं है? 1.01 किलो पास्कल, ये 1 ATM के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वेरी डायरेक्टली, जो काइनेटिक एनर्जी या गैस मॉलिक्यूल्स वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है? तो वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। सही है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स की मोशन बढ़ती है, तो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोशन का नाम है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। ओके, 2 ice cubes are pressed over each other and unite to form 1 cube. Which force is responsible for holding together? वो कह रहा है कि 2 आइस क्यूब्स हैं, उनको प्रेस किया हुआ है एक दूसरे के ऊपर, उन्होंने एक क्यूब बना दिया, तो कौन सी फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है इन दोनों को इकट्ठा करने में? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन है, क्योंकि आइस वाटर की एक शक्ल है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है H2O, तो हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों आपस में बना लेंगी आइस और दोनों आपस में होल्ड हो जाएंगी। सो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन जो है ये वो फोर्स है जो इन दोनों को टुगेदर होल्ड करके रखेगी। नेक्स्ट, बॉन्ड एंगल इन वाटर इज, तो ये 104.5 डिग्री है। तो मैंने आपको ये पहले भी ये क्वेश्चन, ये तकरीबन वाटर वाला क्वेश्चन पहले एक रिपीट हो चुका है कि जो वाटर का स्ट्रक्चर है आपको वो भी पता होना चाहिए, वो बेंटेंगुलर है। ओके, बेंटेंगुलर स्ट्रक्चर है वाटर का, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बॉन्ड एंगल इन वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फर शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, कह रहा है कि कौन सा सल्फर है जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? तो H2SO3 है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने ऐड कर दी है, आप देख सकते हैं नीचे। ओके, तो मेरा ख्याल है एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। H का क्योंकि 2 है, देखें इधर H का 2 है, सल्फर का हमने मालूम करना है इसलिए इसे X के बराबर रख दिया है, और O है जो उसका 3 है, लेकिन इस O का जो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो -2 है ना, तो 2 + X -6 हो जाएगा, हाँ -6 हो जाएगा, तो ये +4 आ जाएगा। ओके, ये जब इधर जाएगा ना, देखें X -4 इधर हो जाएगा, लेकिन जब X इधर जाएगा तो ये -X हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और X +4 आ जाएगा। ओके, उम्मीद है मुझे आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वन इज लेसर द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, लेसर एनर्जी को कम किया जाए सिस्टम का तो क्या होगा? ग्रेटर द स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। देखिए, मैं आपको एक इंसान की एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक इंसान होता है, उसमें जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है, मसलन कि जितना ज़्यादा वो गर्म होगा उतना वो स्टेबल नहीं होगा, उससे ब्लड प्रेशर का मसला हो जाएगा, ये होगा। लेकिन अगर इंसान गर्म ना हो, ठंडे मिजाज का हो, तो आपने देखा उसके पास बीमारियाँ भी कम आती हैं। सो लेसर द एनर्जी ग्रेटर द स्टेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन ऑफ फेनोल कैन बी डिक्रीज्ड बाय एडिंग, आयोनाइजेशन ऑफ फेनोल, कहते हैं आयोनाइजेशन जो फेनोल किया उसको कैसे डिक्रीज की जाती है? बाय एडिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करके हम फेनोल की आयोनाइजेशन को डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड pH ऑफ वाटर इज, अगर जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो पानी का जो pH है वो कितनी होगी? वो <7 होगी। ओके, स्मॉलर देन 7 या <7। The electronic configuration of 4 elements is given,
वो 4 आपको एलिमेंट्स की कन्फिगरेशन दी गई होगी और पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई द 5A ग्रुप एलिमेंट। तो आपने 5A ग्रुप एलिमेंट यानी नाइट्रोजन का जो ग्रुप एलिमेंट है ना वो आपने फाइंड आउट करना है। तो आपने उन कन्फिगरेशन में देख के आपने पता लगाना है, लेकिन इधर मैंने आपको एक कन्फिगरेशन दिया, आपने इससे भी अंदाज़ा लगा लेना है। ओके, यही हमारा राइट आंसर है। रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन विद कोल्ड एंड हॉट NaOH आर एग्जाम्पल ऑफ। कह रहे हैं कि क्लोरीन का जो रिएक्शन है वो NaOH के साथ करवाया, हॉट फॉर्म में भी और कोल्ड फॉर्म में भी। तो ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है जी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसकी एग्जाम्पल है रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद कोल्ड एंड हॉट NaOH। An ideal gas has a volume of V at 2 atm pressure, keeping temperature of gas constant. Its pressure is double the volume of gas will be. कह रहे हैं कि जो वॉल्यूम है वो 2 atm है और प्रेशर कीपिंग टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखा हुआ है, लेकिन अगर हम प्रेशर को डबल कर दें, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ ना, प्रेशर 2 atm, लेकिन अगर हम प्रेशर को डबल कर दें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। ओके, अगर हम प्रेशर 2 atm है तो वॉल्यूम V है, अगर हम प्रेशर को 4 atm कर देते हैं तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, V/2 हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा इंडिकेट द एंजाइम विच कैटलाइज द फॉलोइंग रिएक्शन। ये 6,6-H12O6 यानी ग्लूकोज को हमने चेंज किया किसमें? एथेनॉल में, और कार्बन डाइऑक्साइड साथ प्रोड्यूस किया। तो वो कह रहा है कि ये कैसे इसकी एंजाइम्स कैटलाइज कौन सी होगी? तो वो जाइमेज होगी। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने लाजमी देख के जाना है। द मोस्ट सूटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर रेडियस। न्यूक्लियर रेडियस को हम किस में मापते हैं? हम नैनोमीटर में मापते हैं। सही है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए फ्रीली बॉडी फॉलिंग बॉडी इज इक्वल टू वेट। रेट ऑफ चेंज ऑफ देखें, ये हमारा केमिस्ट्री पोर्शन भी खत्म हो गया। अब हम अपने आ रहे हैं फिजिक्स पोर्शन पे। तो फिजिक्स पोर्शन का पहला हमारा क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज इक्वल टू वेट। ए कार ऑफ मैस 800 किलोग्राम, एक कार का मैस 800 किलोग्राम है, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, उसकी स्पीड कांस्टेंट है। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 0, क्योंकि मूव कैसे कर रही है? कांस्टेंट स्पीड से। अगर कांस्टेंट स्पीड से ना करे तो फिर एक्टिंग फोर्स कोई एक्ट कर रही होती है, नेट फोर्स, लेकिन इधर कांस्टेंट स्पीड है तो कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही है। नेक्स्ट इज 2 joule वर्क इज डन व्हेन फोर्स इज 2 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी एंड इट डिस्प्लेस इट थ्रू 2 मीटर। कह रहा है कि 2 जूल वर्क डन होगा जब फोर्स 2 न्यूटन की एक्ट करेगी बॉडी पे और इसको डिस्प्लेस करवाएगी 2 मीटर तक। देन व्हाट इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपने एंगल मालूम करना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। तो ये 60 डिग्री है। एक्सप्लेनेशन FD cos थीटा, ये फार्मूला है। आपने इसी फार्मूले को यूज करते हुए क्या निकालना है? अपना क्या निकालना है? एंगल। ओके, क्योंकि FD की हमें पहले वैल्यू फोर्स की दी गई है, डिस्प्लेसमेंट की 2 दे दी गई है। 2 और 2 को हम क्या करेंगे? 4 कर देंगे। 4 उधर चला जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और थीटा cos इनवर्स 1/4 निकालेंगे तो 60, 1/2 निकालेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। सही, आपने ये अच्छे तरीके से देख लेना है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। नंबर ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स फॉर ग्लोबल कवरेज आर 3। सही है, ये 3 है जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं जो ग्लोबल कवरेज में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट इज हाउ मैनी स्टीरेडियन सॉलिड एंगल इज सस्टेन्ड बाय एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ स्फीयर 75 सेंटीमीटर इफ रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 5 सेंटीमीटर। जो कह रहा है कि हाउ मैनी स्टीरेडियन सॉलिड एंगल के स्टीरेडियन कितने हो गए एंगल जो सस्टेंड होते हैं। सरफेस जो स्फीयर सरफेस है वो 75 सेंटीमीटर है, जो रेडियस ऑफ स्फीयर है वो 5 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर है 3 स्टीरेडियंस। ओके, A body is rotating in circle of radius r, keeping rotation constant, but radius is double. रोटेशन जो है वो कांस्टेंट की गई है और रेडियस डबल कर दिया जाए, देन सेंट्रीपिटल फोर्स बिकम, ये भी हाफ हो जाएगी। देखें सेंट्रीपिटल जो ये है सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका हमारे पास फार्मूला है mv²/r। ओवर आर है, इसका मतलब है कि अगर हम रेडियस को बढ़ाते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाएगी। अगर हम रेडियस को कम करते हैं, अगर हम हाफ करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स डबल हो जाएगी, लेकिन अगर हमने रेडियस को डबल किया तो सेंट्रीपिटल फोर्स हाफ हो जाएगी। ये इन्वर्स रिलेशन में है आपस में।
Okay, next is when a source of sound approaches a stationary observer with velocity v, then the apparent frequency observed by the observer will be. तो ये मैंने साथ इक्वेशन ऐड कर दी है जो आंसर है हमारा. ओके, वी एस यानी कि सोर्स की जो वेलोसिटी है क्रॉस एन ओवर वी माइनस वी टी, एन ओवर वी माइनस वी टी. ओके, नेक्स्ट इज ये आपने ये जो है ना ये जो पीछे एमसीक्यूज गुजरा है ये 3-4 तरह की इक्वेशंस हैं. आपने 3-4 तरह की इक्वेशंस सारी याद करनी है. जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा हो, ऑब्जर्वर खड़ा हो और सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, ऑब्जर्वर भी चल रहा है, सोर्स भी चल रहा है, ऑब्जर्वर वे चला गया, ऐसे जो भी 4 इक्वेशन 4-5 बनती हैं आपने वो सारी की सारी याद करनी है. नेक्स्ट है इन YDSC यानी ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. Okay, the distance between two slides is 0.1 millimeter and wavelength of light is 4 multiplied 10 is power minus 7 meter. If the width of the fringes on the screen is 4 millimeter, जो fringes की width है वो 4 millimeter है, तो distance between slit and screen हमने find out करना है. तो इसका जो आंसर है वो 1 मीटर है और इसके एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे ऐड कर दिया. वाई पहले यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का हमने फार्मूला ऐड कर दिया, वेवलेंथ L डिवाइड बाई D. देन हमने ऐड कर दिए इन सब की वैल्यूज़ जो हमने उधर दी गई हैं. देखें वो उधर 0.1 मिलीमीटर दिया गया तो 0.1 मल्टीप्लाई 10 इज पावर माइनस 3 बन गया, उसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया. इसको पहले हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे 0.1 मिलीमीटर को, फिर हमने ये तो पहले मीटर्स में कन्वर्ट है, फिर ये 4 को हम मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि ये देखें ये 0.-3 ये ऊपर आ जाएगा. लैम्डा की वैल्यू वेवलेंथ की वैल्यू भी आ गई. ये देखें विड्थ जो है 4 मिलीमीटर आ गई, लेंथ जो है ऊपर दी गई है 0.1 मिलीमीटर वो हमने इधर ऐड कर दी और नीचे हमने डी फ्रिंजेस ये जो दी गई है हमें ये हमने नीचे ऐड कर दी. तो जो हमारा इधर बना आंसर बना वो ये बना कि 10-7 और 1 मीटर हमारा आंसर बन गया. ओके, आपने ये अपने तरीके से भी सॉल्व कर लेना. ये तो मैंने शॉर्टकट से आपको एक्सप्लेन करके दिया ना, तो आपने ये सारा सही तरीके से कर लेना. ओके, 44.20 डिग्री इन फारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू 44.20 डिग्री है जो फारेनहाइट स्केल में इसको इक्वल होती है फारेनहाइट स्केल में 50 डिग्री फारेनहाइट के. ओके, नेक्स्ट हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर इज 1-2. ये सारे के सारे फार्मूले उधर आपको दिए गए, ये चारों ऑप्शन आएंगे लेकिन ये ऑल ऑफ दीज राइट ऑप्शन है. ओके, पोटेंशियल एनर्जी का. नेक्स्ट वाला हमारा द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज, रेसिप्रोकल जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो क्या है, वो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस. नेक्स्ट वन द लॉस ऑफ ऑयल इज इन ट्रांसफर, यानी कि जो एनर्जी है लॉस करती है वो ट्रांसफार्मर में वो क्यों करती है, वो करती है एडी करंट, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल्स, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस ऑल. ये आपको सारी की सारी वैल्यूज दी जाएंगी और आपने इसमें से ऑप्शन देखना होता तो ऑप्शन जो है वो हमारा ऑल है उधर भी. ओके, नेक्स्ट जो हमारा इंग्लिश क्वेश्चन स्टार्ट हो गया. ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपको लाजमी देखना चाहिए. सिनोनिमस ऑफ टर्बुलेंट, टर्बुलेंट का जो सिनोनिमस है वो क्या है, वो है वायोलेंट. नेक्स्ट वाला है सिनोनिमस ऑफ पैसिफाई, पैसिफाई का जो सिनोनिमस है वो क्या है, वो अपीज है. नेक्स्ट वन है मोम रीड द नॉवल इन 1 डे चेंज द वॉइस. हमने ये एक्टिव पैसिव वॉइस क्या है, मोम रीड द नॉवल इन 1 डे, तो इसका जो एक्टिव पैसिव वॉइस होगा वो क्या होगा, द नॉवल वाज रीड बाय मोम इन 1 डे. नेक्स्ट वन है ही, प्रेपोजिशन का ये आ गया क्वेश्चन, ही ड्रोव डैश द ब्रिज, तो ओवर द ब्रिज ये प्रेपोजिशन आएगी. ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है, आपने देख के जाना है. नेक्स्ट वन है दे वर सिटिंग डैश द ट्री, ये दे वर सिटिंग बाय द ट्री. नेक्स्ट वन टर्न लेफ्ट एट द ब्रिज, ये क्या है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस. आपने देखा कि मैंने जो भी सेंटेंस की टाइप्स इधर बोली हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस की हैं. पीछे भी मैंने जो भी पेपर्स डिस्कस किए हैं उसमें इंपेरेटिव सेंटेंस का है. लिहाजा इंपेरेटिव सेंटेंस के आपने सेंटेंस देख के जाने कि कैसे होते हैं और उधर इंशाल्लाह जो आएगा ना उधर सेंटेंस वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस ही होगा. तो अगर आप आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स की प्रिपरेशन के लिए कोई भी आप किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के एफएनएस है, एफएमए है, एलसीसी है, टीसीसी है, जीडीपी है, एएमसी है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करते हो तो पेड क्लासेस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो. हमारे ऑफिशियल नंबर 0306689220 में आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कोर्सेज की. हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह जो स्मार्ट वो वाहिद इदारा है ऑनलाइन जिसके 600+ स्टूडेंट्स अभी तक जा चुके हैं इन डिफरेंट फील्ड्स. सो अगर आप भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो और अच्छी प्रिपरेशन हासिल करना चाहते हो देन कॉन्टैक्ट ऑन आवर ऑफिशियल.